Hello student, welcome back on my YouTube channel ऑनलाइन मैथ क्लासेस। एक बार फिर से मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ लेकर के। मैंने ट्रायंगल ख़त्म कर दिया क्लास 10 के लिए, तो आगे हम स्टार्ट करने वाले आज हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, एक बच्चे ने बोला था कि सर हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाइए, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, आपने ट्रायंगल पढ़ा होगा, आपको लगा होगा कि हाँ ट्रायंगल आपको किस तरह से समझ में आया। अगर अच्छी तरह से समझ में आया हो तो इस वीडियो को उस बच्चे से शेयर करें जो क्लास 10 में हो, जो आपके आसपास का हो, और वो भी पढ़ना चाह रहा हो, उसको ट्रायंगल में प्रॉब्लम हो, ट्रायंगल में डिफ़िकल्टी फील कर रहा हो, तो आप उसे बताएं और ये वीडियो सजेस्ट करें कि देखे ज़रूर, जो भी ट्रायंगल का मैंने पार्ट बनाया है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब लोगों से कहें कि करें, ताकि जिनको ज़रूरत हो। ठीक है, शुरुआत करते हैं। इसमें पहले कुछ टर्म है, उसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, कुछ टर्म है। तो आज का हम लोग का जो मसला है वो है हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट भी होगा और डिस्टेंस भी होगा। ठीक है, इसमें मेनली हम लोग को ट्रिगोनोमेट्री का यूज है, और ट्रिगोनोमेट्री में क्या यूज है यहाँ पे साइन थीटा p/h होता है, आपको पता है, cos थीटा b/h ये भी आपको पता है, और tan थीटा p/b। ठीक है, ये तो आपको मालूम है, साइन cos tan होगा, उसके बाद cot क्या होता है, cot थीटा होता है tan का उल्टा, तो b/p, और यहाँ पे हो जाएगा sec थीटा जो कि cos का उल्टा है h/b, और साइन का उल्टा क्या होता है cosec थीटा h/, इसी का यूज है। इसके अलावा और किसका यूज है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा यूज है इसमें टेबल का, ट्रिगोनोमेट्रिक जो टेबल है उसका यूज है। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल क्या है वो देख लेते हैं। ये थीटा आपका 0 डिग्री रहेगा, 30 डिग्री रहेगा, 45 डिग्री रहेगा, 60 डिग्री रहेगा, और 90 डिग्री रहेगा। ये थीटा रहेगा। यहाँ पे हमारा वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, हम साइन का जब निकालते हैं लिखते हैं 0 1 2 3 4, सबके बाएं में 4 और सबका रूट अंदर, यही होता है ना। अब ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन थीटा, साइन 0 का वैल्यू 0, ये हो जाएगा 1/2, ये 1/√2, ये हो जाएगा √3/2, और ये हो जाएगा 1। तो ये साइन का वैल्यू हमको ऐसे आता है। अब हम कॉस का निकालते हैं, कॉस का उधर से लिखे, पहले 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। साइन कॉस के बाद हम किसका निकालते हैं tan का। आप जानते हैं कि tan बराबर साइन बटे कॉस होता है, तो उस हिसाब से साइन बटे कॉस 0/1 0, इसको बाई करेंगे तो ये 1/√3, इसको करेंगे तो 1, इसको करेंगे तो ये √3, और इसको करेंगे 1/0 नॉट डिफाइन, इसको बोलेंगे इनफाइनाइट। ठीक है, नॉट डिफाइन। tan के बाद हम लोग कॉट ले लेते हैं, कॉट उधर से आ जाएगा इनफाइनाइट, √3 1 1/√3 0। अब आ जाते हैं सेक थीटा में। सेक क्या होता है, कॉस का अपोजिट होता है, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 होगा, और इसका √2/1 होगा, इसका 2/1 होगा, और 0 का क्या होगा 1/0, जो कि ये भी हो जाएगा नॉट डिफाइन। अब कोसेक के बाद सेक के बाद कोसेक में आ जाते हैं, तो कोसेक उधर से लिख दीजिए, ये इनफाइनाइट, ये 2, ये √2, ये 2/√3, और ये 1। तो इस टेबल का यूज आने वाला है, और इस फार्मूला का यूज आने वाला है। इसके अलावा आपको इसमें और ट्रिगोनोमेट्री का कोई एक्स्ट्रा फैक्ट यूज नहीं आना है इसमें, समझ रहे होंगे आप। तो शुरुआत करते हैं। कुछ टर्म जो है, सबसे पहला जो टर्म है हमारा वो है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एलिवेट होना,
बोलते हैं ना कि इतना डिग्री के एलिवेशन से अगर शॉट लगाया जाए, कहने का मतलब एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ ऊपर उठना हो गया एक तरह से एलिवेशन। तो जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं किसी भी, मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ और एक टावर को देख रहा हूँ, तो हमें अपना जो नज़र है ऊपर उठाना पड़ा आँख को। तो जब अपवर्ड डायरेक्शन में हम देखेंगे ना ऊपर की तरफ, तो जो एंगल बनेगा वही क्या कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। तो क्या होगा डिफिनेशन, एंगल मेड बाय एन ऑब्जेक्ट लुकिंग, कहाँ देखना है, अपवर्ड डायरेक्शन। ऊपर की तरफ हम अगर देखते हैं तो वो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। ऊपर की तरफ आप क्या देख सकते हैं, तो मैं यहाँ खड़ा हूँ 4 मंजिल को मुझे देखना है, तो कैसे देखूंगा, ऐसे देखूंगा। मैं यहाँ खड़ा ऊपर से हवाई जहाज जा रहा है, कैसे देखूंगा, ऐसे। मतलब इसके लिए मुझे नज़र उठाना पड़ रहा है, तो जिसमें भी आपको नज़र उठाना पड़ेगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका अपोजिट सिचुएशन भी तो हो सकता है। देखिए अब कैसे होगा, जैसे कि एक टावर यहाँ पे खड़ा है, एक टावर यहाँ पे खड़ा है और एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, आदमी खड़ा नीचे तक है, इसका आँख यहाँ पे है, आदमी का आँख जो है इसको देख रहा है, तो यहाँ पे एंगल बनेगा कुछ, ये रहा, कुछ ना कुछ तो एंगल बनाया होगा, आँख पर एंगल बनेगा। ये आदमी यहाँ पर है, इसकी उंगली यहाँ है, ये रहा आँख, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे जो एंगल बना थीटा, वही क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्यों, क्योंकि ऐसे देख रहा है, खड़ा है और ये टावर है, इसको देख रहा है, टावर के मुंडे को, ठीक है। तो ये थीटा जो है क्या है, एंगल ऑफ। तो आप देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्योंकि टावर खड़ा है, टावर खड़ा है तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। यहाँ पे थीटा बन रहा है तो ये परपेंडिकुलर होगा, 90 के सामने हाइपोटेनस होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी अच्छी तरह से, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्लियर है। एंगल ऑफ एलिवेशन अगर आप समझ गए हैं तो और कुछ भी मैं बता देता हूँ। जैसे अगर हम कहें कि ये दीवार है और ये एक सीढ़ी हम लगा देते हैं कुछ डिग्री के एंगल से, अभी यहाँ पे तो एंगल बनेगा, ये सीढ़ी है, आपको मालूम है सीढ़ी किसका काम करेगा, लैडर जो है हाइपोटेनस का काम करेगा, ठीक है। तो ये सब बातें आपको कुछ याद रखना है। क्या क्या याद रखना है कि लैडर हो गया, उसके बाद आप जब पतंग उड़ाते हैं तो पतंग का डोरी एकदम तो ऐसे सीधा नहीं रहता, तिरछा रहता है, तो जो भी स्लैंट टाइप का होगा वो क्या होगा मेरा, हाइपोटेनस लैडर हो गया। उसके बाद क्या बोलेंगे इसको, क्या नाम है जो मुझे याद नहीं आ रहा है, लैडर हो गया और काइट रोप हो गया, मतलब कि पतंग का जो रस्सी है वो, ये सब जो होगा किस तरह काम करेगा, लैडर काइट रोप टेकन एज हाइपोटेनस, ठीक है। वैसे ही अगर टावर खड़ा करते हैं, स्टिक खड़ा करते हैं और भी कुछ कोई दीवार खड़ा करते हैं, तब उस तरह के केस में क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा। ये आपको एज्यूम करना है, आपको समझना है, ठीक है। इतना बात आपको ध्यान में होना चाहिए क्योंकि ये बेसिक है, ये सब आप जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम जब क्लास 7 में आपने पढ़ा है, चाहे पाइथागोरस 10 में पढ़ा हो, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपने जरूर सॉल्व किया होगा, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल मेड बाय एन ऑब्जेक्ट लुकिंग अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर के डायरेक्शन में अगर एंगल बनाते हुए हम कुछ देखते हैं तो क्या हो जाएगा, एलिवेशन हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन लेते हैं इस पर, तो थोड़ा और कंफर्टेबल फील हो। अगर इसमें क्वेश्चन एक्चुअली प्रॉब्लम ये कि क्वेश्चन होगा लंबा लंबा, लिखने में बहुत सारा टाइम निकल जाए, मुझे तो यही लग रहा है। क्वेश्चन है, अ वर्टिकल पोल स्टैंड्स on the level
ground from a point on the ground 25 meter away from the foot of the pole. The angle of elevation of its top is found to be 60 degree. Find the height of the pole. Find the height of the pole. √3 is equal to 1.732 दिया हुआ है कि √3 का वैल्यू इतना ही चल। ये तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ, बहुत बच्चों की ये समस्या होती है कि हाइट एंड डिस्टेंस तो बहुत टफ है। हाइट एंड डिस्टेंस जो है ये बहुत ही हार्ड है, कैसे करेंगे, लेकिन मैं उसको ईजी बना के आपको पढ़ा रहा हूँ और वो डर दूर हो जाएगा। बस आप ध्यान रखिए, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद रखना, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है ना। शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं फिगर में। वर्टिकल पोल स्टैंड, पोल स्टैंड करना है तो पोल खड़ा कर देते हैं, पोल तो सीधा खड़ा होगा। तो ये रहा आपका पोल, ठीक है। ये क्या है? ये है पोल। वर्टिकल पोल स्टैंड ऑन द लेवल ग्राउंड, मतलब ये ग्राउंड पे खड़ा है, इसके लिए हम ग्राउंड भी बना देते हैं। ये मेरा क्या है? ग्राउंड है और इसके लिए पोल खड़ा है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट है 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, पोल के फुट से 25 मीटर अवे। तो ये पोल का फुट तो ये है और ये है ग्राउंड, तो इस फुट से 25 मीटर, मतलब मान लीजिए यहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ तक क्या है? 25 मीटर। यहाँ पे एक पॉइंट है फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज फाउंड टू बी, मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप का, तो इसका टॉप तो ये है, मतलब यहाँ से देखिएगा और यहाँ पे एंगल बना देगा कितना डिग्री? 60 डिग्री। एलिवेशन बोला है, नीचे एंगल बनेगा। डिप्रेशन बोलेगा, डिप्रेशन तो अभी मैंने बताया नहीं है, पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। हो गया। क्या पूछ रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल का हाइट मतलब ये पूछा जा रहा है। अब आप ध्यान दीजिएगा, यही आपको समझना है। यहाँ पे थीटा है, थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये है परपेंडिकुलर और ये क्या है? बेस। परपेंडिकुलर हमको निकालना है, बेस हमारे पास है। तो हम देखेंगे कि इसमें दो चीज का बात हो रहा है, पी और बी। तो पी और बी किसके फॉर्मूला में आता है? तो हमने देखा कि tan के फॉर्मूला में आता है। tan थीटा में पी और बी आता है, पी बाई बी आता है ना। तो जब क्वेश्चन में पी फाइंड करना है और बी दिया हुआ है तो हम उसको लिख लेंगे क्या फाइंड करना है, क्या दिया हुआ है, और इन दोनों का रिलेशन किस थीटा से है। तो हमें tan थीटा मिल गया। तो हम लिखेंगे, यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं क्या। अब लिखने का तरीका क्या होगा? लिखने का तरीका होगा लेट ए बी इज अ पोल। ए बी क्या है? एक पोल है। उसके बाद क्या लिखेंगे? पॉइंट सी इज अ पॉइंट, सी इज ए पॉइंट, लिखा ना, सी इज ए पॉइंट 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, ठीक है। ये इतना लिखना होगा कि आपने तो लेट किया है कि ये पोल है, आपको फिगर तो दिया हुआ है नहीं। अब इतना लिखने के बाद अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, tan थीटा लगने वाला है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? पी बाई बी। तो tan का tan लग जाएगा, थीटा तो 60 है, परपेंडिकुलर मालूम नहीं है, बेस है 25। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अब वैल्यू पुट कर देना, ज़्यादा कुछ काम नहीं करना है, ठीक है। क्या करना है? वैल्यू को पुट अप कर देना है। अब tan 60 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए ना, आपने तो ट्रिग्नोमेट्री पूरी कंप्लीट कर रखी है, 4 एक्सरसाइज। तो tan 60 का वैल्यू क्या होता है? √3 होता है। यहाँ भी है tan 0 30 45 30, 60 का वैल्यू √3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 इज इक्वल टू पी बाई 25। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं
तो क्या होगा P इक्वल टू 25√3 और √3 का वैल्यू का है 1.73, तो यहाँ पुट करके आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। आगे लेते हैं अगला क्वेश्चन इसमें लंबा लंबा है, दिक्कत यही है। अगर मैं आधे घंटे की वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन ही होंगे, तो ये क्वेश्चन लिखने में 5 मिनट का समय भी लगेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, A kite is flying. A kite is flying attached to a thread. अच्छा एक चीज, काइट को हम लोग रोप के हेल्प से नहीं लेते हैं, थ्रेड से लेते हैं ना, तो यहाँ थ्रेड कर लीजिए। Which is 165, which is 165 meter long. The thread makes an angle of 30 degree with the ground. Find the height. Find the height of the kite from the ground. Assuming that there is no slack, in the thread. यही रहा क्वेश्चन। देखिए इतना लंबा क्वेश्चन, ये तो अभी छोटा है, इससे बड़ा भी होगा। देखिए क्या है, अ काइट इज फ्लाइंग अटैच्ड टू ए थ्रेड। मैंने आपको बात किया था काइट से रिलेटेड, तो काइट का जो थ्रेड होगा वो किसका काम करेगा, काइट का जो थ्रेड होगा वो किसका काम करेगा, हाइपोटेनस का करेगा। तो हमने लिया कि हाँ चलिए यहाँ पे फिगर बना लेते हैं, काइट यहाँ पे रहा होगा, ठीक है, और काइट का थ्रेड तो इस तरह से तिरछा ही रहेगा, काइट उसके बाद यहाँ जमीन पे रहेगा कुछ, और ये रहा इसका हाइट, ठीक है। तो यही बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ से कोई धागा उड़ा रहा है, यहाँ पे काइट है, तो ये डिस्टेंस हाइट हो जाएगा इसका। अब देखिए क्या है, A kite is flying attached to a thread which is 165 मीटर लॉन्ग। थ्रेड 165 मीटर लंबा है, मतलब ये थ्रेड है 165 मीटर। मैंने आपको बताया थ्रेड ऑफ जो काइट होगा वो क्या होगा, हाइपोटेनस से काम करेगा, एंगल द ग्राउंड, द थ्रेड मेक्स एन एंगल, ये थ्रेड है और ये ग्राउंड है, तो उसके साथ 30 डिग्री बनाता है थ्रेड और ग्राउंड के बीच में। इसके सामने ये क्या है, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस से लगाइए बेस हो जाएगा। क्या फाइंड करना है, देखिए फाइंड द हाइट ऑफ द काइट, मतलब ये वैल्यू निकालना है, मतलब ये निकालना है परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, तो P है और H है, किस थीटा में P और H दोनों आता है, तो आप बोलेंगे सर साइन थीटा में आता है, तो साइन थीटा यूज कर देंगे। फिर से इसमें लिखना होगा ABC में, क्या लिखना होगा, जो मैंने इसमें लिखा है कि लेट AB क्या है, हाइट ऑफ काइट है, AC क्या है, थ्रेड ऑफ काइट है, और BC क्या है, जमीन है, और एंगल 30 डिग्री बना रहा है। ये बात मैंने यहाँ आपको लिख के बता दिया, इसमें हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC, पहले हम डिसाइड कर चुके हैं कि साइन थीटा यूज होगा, तो साइन थीटा बराबर जानते हैं P/H होता है, साइन का साइन आ जाएगा, थीटा का वैल्यू 30 है तो 30, परपेंडिकुलर देख लीजिए क्या है, नहीं पता है तो P रहने देते हैं, चाहे परपेंडिकुलर को AB लिख दें, हाइपोटेनस क्या है तो AC है, अब साइन का साइन 31/2 होता है, आप जानते हैं। AB का वैल्यू P है और AC का वैल्यू 165 हमने लिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या होगा 2P = 165, तो यहाँ से P का वैल्यू क्या आएगा 165/2 मतलब 82.5, जीरो नहीं, रुपया का हिसाब नहीं है, मीटर। समझ गए, अच्छी तरह से समझ गए हम लोग, उम्मीद करता हूँ।
नेक्स्ट लेते हैं एक और क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल ऑफ एलिवेशन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लैडर leaning against a wall is 60 degree and the foot of the ladder is 9.5 meter away from the wall. Find the length of the ladder. Find the length of the ladder. यही क्वेश्चन है, ठीक है। एक मिनट चेक कर लेता, वीडियो में कोई इश्यू तो नहीं आ रहा है। सब ठीक है, एवरीथिंग फाइन, थैंक यू। तो शुरुआत करते हैं, इसका क्या होगा। तार फंस गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए लैडर, लैडर आ गया, दीवार आ गया, मैंने डिस्कस किया है ऑलरेडी। तो ये रहा मेरा दीवार और ये रहा जमीन पर दीवार और ये रहा लैडर, ऐसा ही होगा। आपको मैंने समझाया था रिलेट की चीजें। लीडिंग सवाल इज 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ, एलिवेशन दिया हुआ मतलब ये दीवार है, इसके मुंडी को नीचे से ही कोई देखेगा तब ये एलिवेशन बनेगा 60 डिग्री। फुट ऑफ द लैडर इज 9.5 मीटर अवे, लैडर का फुट, ये है लैडर, ये इसका फुट 9.5 मीटर अवे है, कहाँ से, वाल से, ये है वाल, यहाँ से ये वाल का फुट हो गया और ये लैडर का फुट होगा, और कितना डिस्टेंस ये 9.5 मीटर। फिर से वही बात देख लीजिए, ये थीटा है तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा, ये होगा आपका बेस और ये होगा हाइपोटेनस, 90 के सामने वाला जो साइड है, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। लैडर तो ये एसी है, एसी निकालना है मतलब ये हाइपोटेनस आपको फाइंड करना है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसका काम नहीं है। हमारे पास बेस है, हमारे पास हाइपोटेनस है, ठीक है, लिखता हूँ। बेस है, हाइपोटेनस है, तो कौन सा थीटा यूज आएगा, कॉस थीटा, और नहीं तो सेक थीटा। लेकिन हम लोग को कॉस थीटा अच्छे से याद रहता है तो कॉस थीटा यूज कर लेते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC कॉस थीटा जो होता है बेस बाई हाइपोटेनस होता है, और इस फिगर में बेस का वैल्यू क्या है, बेस का वैल्यू है BC, हाइपोटेनस क्या है AC, कॉस का कॉस हो गया, थीटा का वैल्यू क्या है 60 इज इक्वल टू BC का वैल्यू है 9.5, हाइपोटेनस तो AC का वैल्यू H लिए हुए हैं, कॉस 60 क्या होता है 1/2 होता है, इक्वल टू 9.5 बाई H, क्रॉस कर लेते हैं, H इक्वल टू 2 इंटू 9.5, तो हम H का वैल्यू आएगा 19 मीटर, और ये 19 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा जो मैंने बताया है, ठीक है। 3 क्वेश्चन अब तक हमने लिए हैं, धीरे धीरे आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा, उसके बाद तो आप बादशाह हो जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, एक्चुअली इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि क्वेश्चन की लेंथ ही बड़ी हो जाती है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, इन अ वायलेंट स्टॉर्म, इन अ वायलेंट स्टॉर्म, जो आए दिन आते रह रही है, देख रहे हैं आपने कुछ दिन से वायलेंट स्टॉर्म लगातार आ रहा है। A tree got bent, a tree
got bent by the wind. The top of the tree meets the top of the tree meets the top of the tree meets the ground at an angle of 30 degree at a distance of 30 meters from the root. At what height from the bottom did the tree get bent? What was the original height of the tree? हाइट ऑफ द ट्री, यही हमारा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन ही लंबा है, क्वेश्चन लिखने में ही समय चला जा रहा है, और कोई अगर हेल्प करने के लिए रहता तो मैं वीडियो रोक के क्वेश्चन लिख देता और फिर तब स्टार्ट करता। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे वैसे ही करना है ना। वायलेंट स्टॉर्म, तूफान हो गया, वायलेंट तूफान हो गया ना। ट्री गॉट बेंट बाय द विंड, द टॉप ऑफ द, मतलब पेड़ एक रहा हुआ ना, पहले तो पेड़ एक रहा हो, तो पहले हम फर्स्ट कंडीशन के लिए हम एक पेड़ बनाते हैं, ठीक है। ये रहा पेड़, ऐसा रहा होगा, और पेड़ कहाँ खड़ा रहा होगा? जमीन पे खड़ा रहा होगा। तो ये मेरा ट्री हो गया टोटल। ये ट्री का हाइट, ओरिजिनल हाइट यही हुआ। अब आंधी तूफान आया तो कुछ टूट गया, मान लेते हैं कि इतना जो है ये टूट गया और इस पे आके मिल गया, और एंगल बना दिया, द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री बना दिया। अब वायलेंट स्टॉर्म में ट्री गेट बेंट बाय द विंड, द टॉप ऑफ द ट्री मीट्स, तब जो ई वाला है यहाँ आ गया, तो इसका जो टॉप है अब जमीन पे मिल गया 30 डिग्री से। 30 मीटर फ्रॉम द रूट, ये रूट है, इससे 30 मीटर, तो ये डिस्टेंस भी 30 ही है और एंगल भी 30 है। ये चीज हमें मालूम है कि ये टोटल हमको निकालना है। हम लिखते हैं कि ए बी सी डी, तो हम क्या लिखते हैं कि ओरिजिनल जो हाइट था, ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री क्या था? AC था। ओरिजिनल हाइट क्या था? AC। अब जो AB टूटा है वही BD बन गया है, मतलब AB जो है वो BD के बराबर है, क्योंकि जो जितना ये टूटा उतना ही जमीन पे है, तो AB और BD इसलिए क्या होगा? दोनों ही बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देते हैं, हमें फाइंड करना है टोटल हाइट, AC निकालना है। AC फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए? AB प्लस BC चाहिए, AB चाहिए और BC चाहिए। तो AB निकालने के लिए BD, क्या AB निकालिए या BD निकालिए, ये हमें निकालना होगा। मतलब हमें BC का वैल्यू चाहिए AC निकालने के लिए, और हमें BD का वैल्यू चाहिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये थीटा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो हम कौन सा थीटा यूज करेंगे? परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किस थीटा से होता है? तो होता है आपको tan थीटा से, तो हम लोग tan थीटा यूज करेंगे। इन ट्रायंगल BCD जो आपका tan थीटा होगा P बाई B के बराबर होगा। tan का tan थीटा 30 है, तो थीटा का वैल्यू 30, P हो जाएगा BC और B हो जाएगा, बेस हो जाएगा CD। tan 30 का वैल्यू आप 1/√3 पुट करेंगे, तो BC को तो P से डिनोट कर दिए हैं, CD का वैल्यू 30 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा? √3 P इज इक्वल टू 30, तो यहाँ से P का वैल्यू 30/√3 आ जाएगा,
अब इसको आप क्या कर लेंगे, रेशनलाइज कर लीजिएगा, √3/√3, तो ये हो जाएगा 30√3/3 कट गया, तो आ गया ये 10√3। पी का वैल्यू आ गया 10√3, मतलब BC आ गया आपको 10√3। ठीक है, अब हमारा टारगेट है BD निकालना। फिर से देखिए, तो ये क्या है, बेस है, और ये क्या है, हाइपोटेनस है। बेस और हाइपोटेनस है तो हम कौन सा थीटा यूज कर देंगे, cos थीटा। फिर से लिखेंगे, इन ट्रायंगल BCD जब हम cos थीटा का यूज करने चले तो बेस बाई हाइपोटेनस होता है। cos का cos, थीटा तो 30 ही है, बेस क्या है तो CD है, हाइपोटेनस क्या है तो BD है। cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। CD का वैल्यू क्या पता है, 30 है, और BD का वैल्यू है नहीं पता है, तो BD ही रहने देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √3 से 30 को घटा दे, 10√3 बार में 10 दूना 20√3 हो गया। BD का वैल्यू 20√3 हो गया। अब हमको क्या निकालना है, AC निकालना है, तो AC क्या होगा, AB प्लस BC होगा। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या निकालना है, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से कितना हाइट पर से टूटा है, मतलब ये वैल्यू निकालना है, BC निकालना है। BC मतलब P में यहाँ पे लिखे हुए है ना, एक काम करता हूँ ना, P को मैं BC ही कर देता हूँ ताकि पता चलेगा। BC यहाँ भी ले लो BC, तो ये जो वैल्यू है BC का 10, पहला आंसर आ चुका है। दूसरा पूछ रहा है टोटल हाइट, तो टोटल हाइट है AC बराबर AB प्लस BC। AB का वैल्यू तो BD के बराबर है, और BC का वैल्यू तो आ चुका है 10√3, तो BD का वैल्यू हमें निकाला है कितना, BD 20√3 है, 20√3 प्लस 10√3, ये क्या हो जाएगा 30√3। और अगर इसमें √3 का वैल्यू डालना है तो आप पुट कर लीजिएगा 1.732। ठीक है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। एक और क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, a person standing on the bank of a river, a person standing on the bank of a river observes that the angle of elevation of the top of a tree standing on the opposite bank is opposite bank is 60 degree when he moves 30 meter away from the bank he finds the angle of elevation to be 30 degree. Find the height of the tree
फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री एंड द विड्थ ऑफ द रिवर। दिया हुआ है √3 = 1.732। ठीक है, यही हमें पता करना है। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, एक रिवर है और उसके किसी किनारे पे वो क्या है, आदमी खड़ा है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए ट्री स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक आदमी को खड़ा कर देते हैं। तो ये रहा आदमी का नाम हमने दे दिया कि इस आदमी का नाम है ए बी। ठीक है, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, रिवर के बैंक पे क्या है, ये खड़ा है। फिर क्या कहता है, देखिएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए ट्री स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। अपोजिट बैंक पे क्या है, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो ये हमने बना लिया कि एक बैंक तो ये है एक किनारा और ये है नदी का दूसरा किनारा। ठीक है, किनारा आप देख के समझ पा रहे हैं कि ये है एक किनारा और एक किनारा है। यहाँ पे क्या है कि इस किनारे पे हमने यहाँ पे एक आदमी ले लिया, समझिएगा ध्यान से। पहले मैंने एक नीचे किनारा ले लिया, यहाँ पे कोई आदमी ले लिया सी। उसके बाद कहता है कि अपोजिट, और इस पे एक वो पेड़ है जिसका एलिवेशन क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। मतलब ये आदमी जो है इसको देख रहा है तो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का बना रहा है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर, तो ये नदी का पहला किनारा और ये नदी का दूसरा किनारा, इस पे वो आदमी खड़ा है सी। ठीक है, अब ये खड़ा है और वहां से क्या दिखा रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए ट्री स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट बैंक, मतलब ये दूसरा किनारा है और क्या है, इस पे एक पेड़ खड़ा है और इसका एंगल क्या बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। When he moves 30 meter away, from the bank, यहाँ है 30 मीटर अवे हो रहा है। He find the angle of elevation to be 30 डिग्री, तो 30 मीटर और दूर जा रहा है। देखिए ये तो मतलब किनारा यहाँ पे है, अभी आदमी यहाँ पे है, ये पेड़ का परछाई आ रहा होगा जो यहाँ पे खड़ा होगा। ठीक है, 30 मीटर और दूर जाएगा तो मतलब यहाँ से 30 मीटर और भगा देंगे। अब आदमी डी पॉइंट पे आ गया है, 30 मीटर अवे मतलब 30 मीटर दूर जाना, तो यहाँ से 30 मीटर दूर इधर होगा, इससे इधर तो टुवर्ड्स हो जाएगा, इसके तरफ आ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे हमने एक पॉइंट डी ले लिया और अब यहाँ से जब वो देख रहा है तो 30 डिग्री लग रहा है। फिर यहाँ से उसको हम देखेंगे तो यहाँ पे एंगल कितना बना देगा, वो 30 डिग्री का एंगल बना देगा। ये हमारा फिगर बन गया, फिगर कंप्लीट है। ठीक है, अब वैल्यू दिया हुआ है कि यहाँ से इधर गया है तो 30 मीटर दूर गया है और एंगल बनाया है 30 डिग्री। अब इसमें यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये एक पहला राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एक बड़ा सा दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल। तो दोनों में ही आपको सॉल्व करना होगा। शुरुआत करते हैं। इन ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है, तो इसमें आपको क्या फाइंड करना है, सो देखना है। फाइंड द हाइट, हाइट मतलब कि ये हुआ, ये आपको निकालना है। और फिर क्या करता है, विड्थ, विड्थ का मतलब क्या हुआ, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री एंड द विड्थ ऑफ द रिवर, रिवर का विड्थ भी निकालना है। ठीक है, ये तो हाइट हो जाएगा, रिवर का विड्थ हमें निकालना है, तो ये वाला हम निकालेंगे BC। शुरुआत करते हैं। इन ट्रायंगल ABC,
ABC में आप कौन सा थीटा लीजिएगा समस्या यही। ये बेस है और ये क्या है परपेंडिकुलर, इसमें हाइपोटेनस से काम तो आ नहीं रहा है, तो tan थीटा लेंगे। tan थीटा p/b होता है, ठीक है। tan थीटा हो जाएगा p/b, tan का tan, थीटा देख रहे हैं कि 60 डिग्री है, परपेंडिकुलर तो AB लिखे और इसको लिखे BC। tan 60 का वैल्यू पुट कर देते हैं, √3 = AB/BC। इसको यहीं पे छोड़ दिए, ठीक है। इसको इतना ही तो रहने देते हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं कि किसका वैल्यू निकालना है। अभी हम प्री मेडिटेड नहीं है, इसका वैल्यू हम निकालने वाले हैं। तो देखिए अब क्या होने वाला है, अब होगा यही। दूसरा वाला ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ABD, इसमें भी tan थीटा यूज करेंगे, p/b होता है। ABD के लिए थीटा 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर तो AB ही है, लेकिन बेस का वैल्यू BD है, tan 31/√3 होता है। AB का वैल्यू नहीं मालूम है, BD को BC + CD लिख देते हैं, √3 AB = BC + CD। BC नहीं पता है लेकिन CD का वैल्यू तो 30 मालूम है। अब AB और BC में यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है, तो हम यहाँ से AB का वैल्यू निकाल लेते हैं। AB क्या होगा, √3 BC, तो AB का वैल्यू √3 BC यहाँ पुट कर देते हैं। √3 × AB का वैल्यू है √3, BC = BC + 30। क्या हो जाएगा ये, 3BC = BC + 30, इधर आ जाएगा तो 2BC 30, तो BC का वैल्यू 15 आ जाएगा, ठीक है। BC निकल गया, विड्थ यही विड्थ था। अब क्या करना है, अब करना है आपको AB का वैल्यू निकाला, हाइट भी तो पूछ रहा है। AB = है √3 BC, √3 का √3 BC आया है 15, तो 15√3 आंसर हो जाएगा। मीटर में है तो मीटर में, ठीक है। ये हमारा दोनों आंसर हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा ये दो आंसर, ठीक है। ऐसा ही आपको कोशिश करना है। आंसर में चेक कर लेता हूँ, 15 है, 15√3 है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फिर मिलेंगे इसके आगे। वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए।